हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्वसन और गैसों का विनिमय। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैसे तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आयतन और क्षमता। इसी से संबंधित एक और टॉपिक है, क्या? गैसों का एक्सचेंज, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके थे। श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। श्वसन के अंग पढ़ लिए थे। मानव श्वसन तंत्र में श्वसन पथ पढ़ लिया था, फेफड़े पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने श्वसन के चरण पढ़ लिए थे। फिर श्वसन की क्रिया विधि हम लोगों ने देख ली थी, निश्वसन और अपना अंत श्वसन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हमने श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं भी पढ़ ली थी। 4 आयतन पढ़े थे, ज्वारीय आयतन, अंत श्वसन सुरक्षित आयतन, निश्वसन सुरक्षित आयतन, जो बच गया अवशिष्ट आयतन। फिर क्षमताएं पढ़ी थी, टोटल श्वसन, अंत श्वसन करने की क्षमता, अंत श्वसन क्षमता, टोटल निकालने की क्षमता, निश्वसन क्षमता, जो बच गया बलपूर्वक छोड़ने के बाद जो बच गया, दोनों को मिलाकर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। फिर उसके बाद जोर से खींचा, जोर से निकाला और जो सामान्य खींचा निकाला, वो दोनों तीनों मिलाकर जैव क्षमता। सारा मिलाकर सारे आयतनों को मिला दिया तो कुल फेफड़ों की क्षमता। तो इस तरीके से 5 क्षमताएं हमने पढ़ ली थी। अब बेटा बारी आ रही है गैसों का विनिमय। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है गैसों का विनिमय। गैसों का हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कई सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है एनसीईआरटी में। मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, आराम से बता दूंगा, ध्यान से मतलब आराम से तसल्ली से बता दूंगा। लेकिन बताने से पहले जरा सोचिए, गैसों का विनिमय कहाँ से होएगा? आप जानते हैं अच्छे तरीके से, सर गैसों का विनिमय होएगा किससे? कुपिका से। मैंने कहा यस। अब कुपिका से जो गैसों का विनिमय होएगा वो कौन सी प्रक्रिया से होएगा? सामान्य विसरण से होएगा। कौन से? सरल विसरण या सामान्य विसरण प्रक्रिया से होएगा, है ना। किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होएगा कुपिकाओं से, वो कौन सी विधि से होएगा? भाई ये देख, ये कुपिका है, ठीक है, और इस कुपिका से एक्सचेंज होना है। यहां से यहां ऑक्सीजन जाएगी, यहां से यहां कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां आ जाएगी। तो एक्सचेंज जो होना है वो किस विधि से होएगा? सामान्य विसरण से होएगा, ये आप जानते हैं। अब आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन अगर यहां से यहां जाने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाने वाली है। अब एक और चीज है, आगे बढ़ने से पहले कहां से कहां जाएगी? कुपिका से किस में जाएगी, है ना। पहले एक बार उस चीज को भी समझ लेते हैं, कंसेप्ट जो है उसको समझ लेते हैं पहले एक बार। देखो होएगा किसके बीच में एक्सचेंज? मान ले बेटा ये एक शरीर है, जस्ट इमेजिन ये एक शरीर है, ये ले लेते हैं, ये एक शरीर है, ठीक है जी। अब इस शरीर के अंदर मान लो गुरु ये कोशिकाएं हैं। वैसे तो पूरे शरीर में कोशिकाएं होंगी, है ना। ओके सर, इसको मैं क्या लिखूंगा? सर ये हमारा ऊतक है, ऊतक लिख दिया, डन। ओके जी। अब इधर देखो बेटा, ये हमारे फेफड़े हैं, मान ले फेफड़े ऐसे बना रहा हूं समझाने के लिए, ऐसे नहीं होते, मैं जस्ट एग्जांपल देकर बता रहा हूं। मान लो दिस इज हमारे फेफड़े हैं। कौन है गुरु? ये फेफड़े हैं, ठीक है। और इन फेफड़ों के अंदर ये हमारी कुपिकाएं हैं बहुत सारी, जिसमें से एक कुपिका मैंने आपको दिखा दी है। ओके सर, ठीक है। अब ये हमारा हृदय है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हृदय है। हालांकि आप जानते हैं हृदय फेफड़े के पास में ही होता है ना, बाएं फेफड़े के पास में होता है। याद आ रहा है? कार्डियक नॉच, ठीक है, समझ में आ गया। ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद है, ये बायां निलय है। ओके सर, अब इधर देखना, ध्यान से सुनिएगा। अब पूरी क्रिया विधि को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहां से एक नलिका निकलती है, नलिका को हम लाल रंग से बनाते हैं। यहां से एक नलिका निकलती है, यहां पर जाती है। अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर, चलो दूसरा ले लेते हैं दोस्त।
अब ठीक है, फेफड़े जो हैं इसको थोड़ा सा हमें सही कर लेना पड़ेगा। ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, और ये फेफड़ों के अंदर कुप्पिका है। अब आराम से समझ में आएगा ना, कलर अच्छा नहीं था। ये कुप्पिका है, ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा हृदय है और ये हमारे ऊतक है। ओके सर, चलो जी। अब हमने बोला बेटा यहां पर कि यहां से एक नलिका आ रही है, ठीक है। अब बेबी ढंग से नहीं बनी, चलो वापस से बनाते हैं। ये एक नलिका आ रही है और ये नलिका वापस जा रही है। वापस गई है यहां से, यहां जाएगी। यहां से एक नलिका आ रही है, और फिर एक दूसरी नलिका यहां से आ रही है। चलो जनाब, ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गया। सबसे पहले तो इन नलिकाओं के नाम जरा ध्यान से सुनना, जरा आराम से ध्यान से सुनिएगा। ये जो नलिका जो है यहां से शुद्ध रक्त लाती है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो नलिका किससे आ रही है? इस हृदय के ये वाले भाग से आ रही है। कौन सा? ये बायां निलय है, शुद्ध रक्त होता है। इस नलिका का नाम होता है महाधमनी। क्या बोलते हैं इसको? महाधमनी बोलते हैं। ये महाधमनी शुद्ध रक्त लाती है कहां से? अब जरा सोचिए, इस रक्त को क्या मैं ऑक्सीकृत रक्त बोल सकता हूं? क्या ये ऑक्सीकृत रक्त कहलाएगा? हाँ जी, आराम से सुनना, जल्दबाजी नहीं। कौन सा रक्त है? ये ऑक्सीकृत रक्त है। हाँ जी, जिसके अंदर कौन है? ऑक्सीजन है। हाँ जी। अब ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगी, चली गई ऑक्सीजन, इसके पास चली गई। कैसे जाएगी अभी मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनना। ये ऑक्सीजन इस ऊतकों को दे दी, कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए, क्या करने के लिए? श्वसन करने के लिए चाहिए ना। तो भाई साहब यहां से ऑक्सीजन इनको दे दी, बदले में इन्होंने श्वसन कर दिया। श्वसन करके इन्होंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। अब यहां पर ये वाला भाग जो है, ये पूरा भाग इधर देख, ये ऑक्सीजन यहां से यहां गई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई है, ठीक है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है नलिका का, ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं केशिका। केशिका देखिए, दो प्रकार की आपकी रक्त नलिकाएं होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा और एक होती है केशिका, है ना। धमनी जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। शिरा जिसको हम वेन बोलते हैं, और केशिका जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। तो एक्सचेंज जो होता है वो हमेशा किससे होता है? केशिका से होता है ना। अब इधर देख, ये दो नलिकाएं हैं, एक है धमनी और एक है शिरा। मान लीजिए धमनी है लाल रंग की और ये शिरा है नीले रंग की। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो करती है वो कौन करती है? इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो करती है वो कौन करती है? केशिका। तो केशिका क्या करती है? सर ये केशिका है, ये केशिका ये धमनी और शिरा को जोड़ती है, पहला काम डन, ठीक है। दूसरा, यही केशिका से अगर किसी चीज का आदान प्रदान होना है तो इसी केशिका से होगा। मान ले धमनी जो ऑक्सीजन लेकर आई थी वो ऑक्सीजन यहाँ आएगी, ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो अंदर आ जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे इधर शिरा से होती हुई जाएगी।
समझ में आ गया? अब यही तो कंसेप्ट मैंने बोला कि भाई ये महाधमनी कौन सा रक्त लेकर आ रही थी? सर ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर इस केशिका में आई, ये धमनी है और गुरु ये है हमारी केशिका। चलो धमनी को हम लाल रंग से दिखा देते हैं। ये हमारी धमनी है, ठीक है। ये कौन है? धमनी है लाल रंग की। और ये कौन है? नीले रंग की हमारी केशिका है। तो बेटा धमनी जो थी वो क्या लेकर आ रही थी? सर धमनी जो है, ये धमनी जो है ये शुद्ध रक्त लेकर आ रही थी जिसमें ऑक्सीजन था। और ये शिरा क्या लेकर जाएगी? सर ये शिरा अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी और अनॉक्सीकृत रक्त लेकर जाएगी। कौन सा रक्त लेकर जाएगी? सर ये अनॉक्सीकृत रक्त लेकर जाएगी। मैंने कहा यस। कौन सा रक्त लेकर जाएगी? अनॉक्सीकृत रक्त लेकर जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीकृत लेकर आ रही है, ये अनॉक्सीकृत लेकर जाएगी। भाई साहब एक्सचेंज कहां पर होएगा? सर इस जगह से होएगा। ये कौन है? केशिका है। डन। ये कौन है बेटा? ये है केशिका, याद रखना। ये कौन है? सर ये केशिका है, ठीक है। वापस से सुन जिसको समझ नहीं आया। देख ऑक्सीजन वाला रक्त जो था, ऑक्सीजन वाला रक्त यहां से आया, धमनी से होता हुआ किसमें आया? केशिका में। अब इस केशिका के अंदर जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है इस केशिका के अंदर, वो ऑक्सीजन यहां चली जाएगी, ठीक है। एक्सचेंज कहां से होगा? केशिका से। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी। डन। कौन आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। हो सकता है तुमको ना दिखाई दे रहा, इसलिए मैं जूम करके दिखा देता हूं जो मैंने यहां पर लिखा है। अब दिख गया? ऑक्सीजन इस केशिका से ऊतकों के पास चली गई और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड केशिका में आ गई। डन। क्लियर। अब आगे देख। अब यहां पर आगे जो रक्त जो है ये कौन है? अब ये कौन है? सर ये है हमारी महाशिराएं। कौन है ये? महाशिराएं। ये महाशिरा हमारे शरीर से सारे ऊतकों से कौन सा रक्त लेकर जा रही है? सर अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंपल सा कंसेप्ट था। आगे कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर, यहां से कौन सा आ रहा था? सर ऑक्सीजन आ रही थी। एक्सचेंज कहां से हो गया? गुरुजी यहां से हो गया एक्सचेंज, इस जगह से एक्सचेंज हो गया है। इस जगह से एक्सचेंज हो गया था। ये कौन थी? सर केशिका थी। इस केशिका से एक्सचेंज हो गया था। किसका हो गया था? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका हो गया था? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, ऑक्सीजन बाहर चली गई। ओके सर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला अनऑक्सीकृत रक्त यहां पर आया, यहां से नीचे आ गया। अब यहां से ये जो संरचना जो लेकर जाने वाली है, ये संरचना, ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, ये काले रंग की जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, काले रंग की दिखाई दे रही है। हाँ जी सर। अब ये जो नलिका जो है, इस नलिका का नाम क्या है? सर क्या ये इसको चीरते हुए जा रही है? नहीं भाई साहब, अलग से थोड़ा सा मुड़ मुड़ा कर चली जाएगी। इस नलिका का नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है। सोच, धमनी किसको लेकर जाती है? शुद्ध रक्त को ना, लेकिन ये किसको लेकर जा रही है? अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को। याद रखना, एक अपवाद स्वरूप धमनियों का एक अपवाद, धमनियों का एक अपवाद है जिसमें फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी किसको लेकर जा रही है? अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है। डन। क्लियर। आगे बढ़े। अब आगे क्या आएगा?
आगे ध्यान से देख, वापस से फिर एक केशिका आ गई, फिर से कौन आ गई दूरो, ध्यान से सुनना, फिर से एक केशिका आ गई। रुको एक मिनट, ये कलर कर दूं, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये कौन है, फुफ्फुसीय धमनी है, और ये जो है ये फुफ्फुसीय शिरा है। ठीक है, अब देखो ये कौन है, फुफ्फुसीय धमनी है, और ये जो है ये फुफ्फुसीय शिरा है। कौन है ये, फुफ्फुसीय शिरा है। ये फुफ्फुसीय धमनी थी, ये काली वाली, और ये लाल वाली फुफ्फुसीय शिरा है। ठीक है, चलो अब गुरु ध्यान से सुनना। फुफ्फुसीय धमनी जरा सोचिए किसको लेकर आ रही थी, फुफ्फुसीय धमनी किसको लेकर आ रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सचेंज होना है गैसेस का, किसके बीच में, जरा सोच। ये हमारी कुपिका है बेटा, कौन है ये, हमारी कुपिका। अब इस कुपिका से जो ऑक्सीजन है वो तो इस कुपिका के अंदर जो ऑक्सीजन होएगी वो तो यहां आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये धमनी लेकर आ रही है, लेकर आ रही थी ना ये धमनी क्या लेकर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां जाएगी। तो एक्सचेंज हमेशा कहां से होएगा सर, एक्सचेंज होएगा वो केशिका से होएगा कि नहीं होएगा। हाँ सर, अब ये कौन है, केशिका है जो एक धमनी को एक शिरा से जोड़ रही। अब जरा सोच, यहां पर कौन आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन आगे जाएगी तो ये कौन सा रक्त होएगा सर, ऑक्सीकृत। ये लो जनाब, आ गया ऑक्सीकृत रक्त। तो फुफ्फुसीय शिराएं हमेशा अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर जाती है, लेकिन ये शिरा अपवाद है, ये वाली शिरा अपवाद है। ठीक है, दंडना दंडन कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट मेरे को आपको बताना था, और यही कंसेप्ट हमारी एनसीईआरटी में दोस्त इस डायग्राम से दे रखा है। ये वाला, ये जो डायग्राम आप देखते हैं, इस डायग्राम में यही कंसेप्ट दे रखा है। शरीर का ऊतक दिखा रखा है, सोच क्या दिखा रखा है, शरीर का ऊतक दिखा रखा है। हाँ सर, ऊतकों से एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन इसके पास गई, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला हृदय में आया, हृदय से होता हुआ फिर फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ कुपिका के पास, फुफ्फुसीय धमनी फुफ्फुसीय शिरा, यहाँ पर है आदान प्रदान हो गया। ये कंसेप्ट यहाँ पर जो यहाँ पर बताया हुआ है वही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। इतनी सी बात समझ में आ गई, चलें आगे, कोई तकलीफ नहीं थी। अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम यहां पर बात कर रहे थे, देख यहां तक की बात समझ में आ गई, वापस से बताऊं, फिर से देख मैंने सांस ली, वायु खींची, मेरे अंदर ऑक्सीजन गई अंदर, हाँ सर, मेरे कुपिकाओं में चली गई। अब कुपिका से ऑक्सीजन किस में आई, इस केशिका में आई, केशिका से होती हुई किस में आ गई है, फुफ्फुसीय शिरा में आ गई, फुफ्फुसीय शिरा से होती हुई बाएं आलिंद में आ गई, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ गई, बाएं नीले से महाधमनी में आ गई, महाधमनी से होती हुई ऊतकों के पास गई, इस केशिका से एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन ऊतकों के पास चली गई। डन, ये ऑक्सीजन का परिवहन हो गया,
ये तुमको यहां से ऐसे ऐसे ऑक्सीजन का परिवहन दिख गया, ऑक्सीजन मिल गई ऊतकों को, बदले में ऊतकों ने क्या इसी केशिका को दे दी, इससे होती हुई महाशिरा में गई, ये महाशिरा हृदय में गई, हृदय के दाएं आलिंद से दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी फिर फेफड़ों में आई, फेफड़ों में कुपिका के पास आई, कुपिका के पास ये जो फुफ्फुसीय धमनी जो थी, ये फुफ्फुसीय धमनी क्या लेकर आ रही है, अशुद्ध रक्त लेकर आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका को दे दी, कुपिका के अंदर क्या चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कुपिका से होती हुई फेफड़े सिकुड़ेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, ये ऑक्सीजन अंदर आ रही थी। खत्म, इतना सा कंसेप्ट डन। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे जो पढ़ने वाले हैं उसका कंसेप्ट समझने से पहले, कोई गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं जस्ट ऑक्सीजन का परिवहन तुमको दिखा देता हूं। ऑक्सीजन का परिवहन अगर मैं देखूं तो बताना मेरे को, ऑक्सीजन का परिवहन कहां कहां कैसे कैसे हुआ, जरा सोचो। क्या वायुमंडल से फेफड़ों की कुपिका में हुआ? देखता जा, बस सुनता जा। क्या वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल से फेफड़ों के अंदर कुपिका में आई? कुपिका से होते हुए फिर वो कौन से रक्त में जा रही है, जरा सोचिए। ऑक्सीजन यहां से कौन से रक्त में आ रही है, इधर आ रही है, कौन सा रक्त? अब ये कौन सा रक्त है दोस्त? ये अनऑक्सीकृत रक्त था। कौन सा रक्त है ये? अनऑक्सीकृत रक्त है। कौन सा रक्त है? अनऑक्सीकृत रक्त। अरे भाई इधर देख, ये कौन सा, इस केशिका में कौन सा रक्त था? इधर देख, इस केशिका में कौन सा रक्त था? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, अनऑक्सीकृत था। जब ऑक्सीजन आएगी तभी तो ऑक्सीकृत बनेगा ना भाई। मैं कह रहा हूं तेरे से, इधर फोकस कर। यहाँ पर कई बच्चे इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। मैंने कहा इस केशिका को देख दो, इस केशिका में कौन सा रक्त आ रहा है? अनऑक्सीकृत नहीं आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही, यानी इस केशिका में कौन सा रक्त है? अनऑक्सीकृत है। अब जब ऑक्सीजन आती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी, तब ये रक्त कैसा होएगा? ऑक्सीकृत होएगा ना। तो ये कौन सा रक्त कहलाएगा जो जिसमें आ रहा है? भाई केशिका में कौन सा रक्त आ रहा है? अनऑक्सीकृत आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, केशिका में कौन सा रक्त है? अनऑक्सीकृत रक्त है। चलो जी, किस में आ गया? फेफड़ों की कुपिकाओं से होता हुआ अनऑक्सीकृत रक्त में आ गया। अनऑक्सीकृत रक्त या सिंपल केशिका बोल दूं, केशिका थी। देख वापस से देख, कंसेप्ट को समझ। ऑक्सीजन यहां से कुपिका में आई, आ गई, कुपिका से केशिका में आएगी। केशिका में कौन सा रक्त आया था? इस केशिका में कौन सा रक्त आ रहा है? अनऑक्सीकृत आ रहा है। बाद में जब ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, तो अब ये ऑक्सीजन कौन से रक्त में आ गई है? ये वाला कौन सा रक्त है? ऑक्सीकृत है ना। यहां से अब किसके पास जाएगी? ऑक्सीकृत रक्त के पास। किसके पास जाएगी? ऑक्सीकृत रक्त के पास। ऑक्सीकृत रक्त में आ गई है, आ गई ऑक्सीकृत रक्त में। मैं वापस से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। देख, ऑक्सीजन वायुमंडल में है, शरीर के बाहर वायुमंडल में है। वायुमंडल से किस में आ रही है? सर वायुमंडल से हमारे फेफड़ों की कुपिका में आ गई। मैंने कहा ठीक। कुपिका से किस में आ रही है? केशिका। केशिका में कौन सा रक्त था? सर केशिका में, इस केशिका में अनऑक्सीकृत रक्त। ये जो केशिका जो थी, इसमें कौन सा रक्त आया था? अनऑक्सीकृत। फिर इसको अनऑक्सीकृत रक्त में जैसे ही ऑक्सीजन आती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ऑक्सीजन बहुत सारी आ गई है, तो ये रक्त कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत रक्त, यहाँ पर भी ऑक्सीकृत रक्त। भाई रक्त ही तो आता है हमारे हृदय में। ऑक्सीकृत रक्त देख ले, यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीकृत। अब ये ऑक्सीकृत रक्त से होती है ऑक्सीजन किसके पास पहुंच गई? लास्ट में ऊतकों के पास। किसके पास पहुंच गई है? ऊतकों के पास। अब इतना सा कंसेप्ट समझने के बाद में जरा दिमाग लगा, सोच, इमेजिन कर। कोई गैस एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएगी
विसरण विधि से। मैंने बोला ये गैस यहां पर ज्यादा है वायुमंडल में, और ये जो हमारी कुपिका थी, ये जो हमारी कुपिका है, ये गैस यहां पर ज्यादा है, यहां कम है, तो ये यहां से यहां जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर, ये यहां से यहां जाएगी। अब जरा सोच, इसका यहां पर दाब जो है, इसका यहां पर दाब ज्यादा है, यहां पर दाब कम है। तो भाई तुम जानते हो ना विसरण प्रक्रिया में क्या होता है, सरल विसरण प्रक्रिया में क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाती है। ठीक है, अब हम यहां पर जरा सोचो, ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा दाब कहां होगा? ऊतकों में होगा कि वायुमंडल में होगा? अरे भैया वायुमंडल से आ रही है, किसके पास? ऊतकों के पास। तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा दाब कहां होगा? वायुमंडल में ना। तो यहां पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो दाब जो होता है, अब ऐसा दाब जो एक गैस लगाएगी यहां पर, उस दाब को हम क्या बोलते हैं? आंशिक दाब। आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। ये दाब जो है, इस दाब को हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, आंशिक दाब कह रहे हैं। एक ऐसा दाब जो यहां पर कौन लगा रही है बेटा? ऑक्सीजन लगा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड? मान ले यहां से, अब इसका उल्टा कर ले, इसका उल्टा कर ले। ये कुपिका है और ये वायुमंडल है? अब मुझे बता, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगी? कुपिका के अंदर आई है ना, तो कुपिका से होती हुई वायुमंडल में जाएगी, तो कहां ज्यादा होएगा दाब कार्बन डाइऑक्साइड का? यहां ज्यादा होएगा ना। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड दाब लगाएगी वो क्या कहलाएगा? PCO2। और वायुमंडल में जो होएगा वो क्या होएगा? PCO2, वो भी दाब होएगा। तो जरा सोचिए, P क्या है? पार्शियल प्रेशर। P मींस प्रेशर। किसका प्रेशर? दाब। किसका दाब? सर कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां पर और यहां पर कहां ज्यादा होएगा ये प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का? यहां ज्यादा होएगा, यहां कम होएगा, और यहां पर उल्टा होएगा। वायुमंडल में ज्यादा होएगा, कुपिका में कम होएगा। तभी तो वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है, वायुमंडल से ऑक्सीजन कुपिका के अंदर आएगी तब। तो ये दाब क्या कहलाएगा? PO2। ये भी PO2। PO2 कहां पर ज्यादा होएगा? PO2 मींस प्रेशर। किसका? ऑक्सीजन का। कहां ज्यादा होएगा? वायुमंडल में ज्यादा होएगा और कुपिका में कम होएगा। डन। तो यहां पर इसमें अब वायुमंडल में कितना होता है ये जरूर याद रखना है, 159 mmHg। मर्क्यूरी कॉलम बोलते हैं, मिलीमीटर में नापा जाता है। मिलीमीटर मर्क्यूरी, मिलीमीटर मर्क्यूरी, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का दाब जो है PO2 कितना है? 159। तो ऑब्वियस सी बात है, जरा सोच, कुपिका में ज्यादा होगा कि कम होएगा? सर कुपिका में कम होएगा गुरु। कितना होएगा? 104 mmHg होता है, याद रखना। ये नीट में प्रश्न पूछा जाता है। देख, वायुमंडल से खुद कॉमन सेंस लगा यार, जब तक तू दिमाग नहीं लगाएगा कैसे होगा? देख, वायुमंडल से ऑक्सीजन यहां आनी है, तो यहां पर ज्यादा होगी ऑक्सीजन, यहां कम होगी, तभी तो बाहर से अंदर आ रही है। अब यहां पर अगर ज्यादा है तो उसका दाब यहां पर क्या होगा? उसका प्रेशर यहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर प्रेशर कम होगा। अब यहां पर कितना दाब था? 159 mmHg। यहां पर कितना था? 104 mmHg था। तो सोचिए, सिंपल सा था। देख, 159 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी। कुपिका में कितना है? 104 है। डन। यहां पर कितना है बेटा? 159। यहां पर कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? 104 है। अब मुझे बताइए, कुपिका से इस अनऑक्सीकृत रक्त में आएगी, दिमाग लगा सोच। ये ऑक्सीजन कुपिका से अनऑक्सीकृत रक्त में आएगी, इधर आएगी, इधर इधर इधर, ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना केशिका, यहां आएगी। तो मुझे बता, अनऑक्सीकृत रक्त में ज्यादा होएगा ऑक्सीजन का दाब कि कम होएगा? कम होएगा, तभी तो ये यहां से आएगी। सर अब यहां पर कितना होता है? यहां पर होता है 40 mmHg। कितना होता है? 40 mmHg होता है। कितना होता है? 40 mmHg।
ठीक है, देखता जाए, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 40 mmHg। ठीक है, चलो सर यहां तक की बात हमको समझ में आ गई है, यहां तक ठीक है। अब इसके आगे का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है क्या? अब आप यही बोलेंगे सर यहां से यहां जाएगा तो यहां कम होना चाहिए, नहीं, यहां से यहां जाएगा तो यहां कम होना चाहिए, मैंने कहा नहीं। अब थोड़ा सा कहानी में बदलाव आएगा, देख, यहां ज्यादा था, यहां कम था, तो यहां से यहां आ गया, यहां ज्यादा हो गया, 104 है, अनऑक्सीकृत रक्त में कितना था, 40 था, तो ये यहां से यहां आ गया। अब जब ये यहां आ गई ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहां पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ऑक्सीजन का दाब इस रक्त में कम होगा कि ज्यादा आएगा? बेटा ये तो एक्सचेंज हुआ, ये भी एक्सचेंज हुआ, यहां से यहां एक्सचेंज हुआ, यहां से यहां एक्सचेंज हुआ, यहां से यहां एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहां से यहां बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं? वायुमंडल और कुपिका के बीच में तो एक्सचेंज हुआ है, आया गया कुछ, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, अब यहां से यहां आ नहीं रहा, यहां से यहां बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ऑक्सीजन। अब इमेजिन करिए ऑक्सीजन यहां से यहां बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ऑक्सीजन का दाब बढ़ नहीं जाएगा? हाँ सर, ऑक्सीजन का दाब बढ़ जाएगा। भाई ये कौन सा रक्त है, शुद्ध है क्या? शुद्ध है, शुद्ध है। ऑक्सीकृत है क्या? अनऑक्सीकृत? ऑक्सीकृत है। जब ये ऑक्सीकृत है, इसमें ऑक्सीजन भरी पड़ी है कि कम है? भरी पड़ी है ना। सोच, यहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, इमेजिन कर, सोच, दिमाग लगा, ये देख, यहां पर ये जो केशिका जो है, ये यहां से यहां ऑक्सीजन आ रही है, इट मींस यहां ऑक्सीजन कम है, तभी तो यहां से यहां आ रही है। ऑक्सीजन यहां कम है तो ऑक्सीजन का दाब यहां कम है, लेकिन जब ऑक्सीजन आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, यहां पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इस नलिका में ऑक्सीजन का दाब बढ़ नहीं जाएगा? कॉमन सेंस लगा। यहां पर ऑक्सीजन का दाब 104 है, कितना है? 104 है यहां पर कुपिका में। ये कौन सा रक्त था? ये जो सफेद सफेद मैंने तेरे को बताया, ये अनऑक्सीकृत था कि भाई? यहां से कौन सी आ रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही। ये कौन सा रक्त है? अनऑक्सीकृत है, यानी ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है ना, तभी तो ये कौन सा है? अनऑक्सीकृत है। अब ऑक्सीजन यहां पर अगर कम है तो यहां से यहां से यहां आ जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है सर, आ गई। अब बेटा यहां से यहां अगर ऑक्सीजन आ गई तो आगे जाकर बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो यहां पर ऑक्सीजन का दाब बढ़ नहीं जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन का दाब बढ़ जाता है, और कितना हो जाता है ऑक्सीकृत रक्त में? 95 mmHg हो जाता है। कितना होता है यहाँ पर? 95 mmHg। अब पता है बच्चे समझते क्यों नहीं है? उन्होंने तो दिमाग में एक चीज बैठा ली कि अगर यहां से यहां जा रहा है तो यहाँ कम दाब है, यहाँ ज्यादा है, यहां से यहां जा रहा है तो यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, ज्यादा से कम। तो उस हिसाब से कई बच्चे कहते हैं सर यहां से यहां जा रहा है, आप तो फिर यहाँ पर आप 40 बता रहे हो, यहाँ पे 95 बता रहे हो, ये तो आप कम से ज्यादा कर रहे हो। अरे मेरे भाई, यहां से यहाँ आदान प्रदान नहीं हो रहा, यहाँ पर कम था, अब ये यहां से ऑक्सीजन यहाँ पर आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, तो बढ़ जाएगा दाब। समझ में आया? अनऑक्सीकृत रक्त क्या था? ये अनऑक्सीकृत रक्त है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी। ऑक्सीजन नाम मात्र है, ऑक्सीजन जो है वो नाम मात्र है। अब ऑक्सीजन यहां पर भरी पड़ी है, ऑक्सीजन यहां भरी पड़ी है, 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 तो ऑब्वियसली बात है यहां पर ऑक्सीजन का दाब कम नहीं है, यहां पर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम में आ गई। अब जब कम में आती जाएगी तो आगे की तरफ ऑक्सीजन बढ़नी जाएगी, खत्म। ऑक्सीजन जब ये आती जाएगी, आती जाएगी, आती जा रही है, आती जा रही है, तो आगे की तरफ इस नलिका में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। यही वाली ऑक्सीजन जब आगे आ जाएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब बढ़ नहीं जाएगा? बढ़ गया ना, कितना हो गया? 95 mmHg बस। तो हमें तो यहाँ पर कम इसलिए रखना था बेटा, हमें इधर देखो, हमें यहाँ पर कम रखना था। हमें यहाँ कितना है? 104 है, यहाँ कितना है? 40 mmHg है, किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पर 104 mmHg है, किसका? ऑक्सीजन का।
तो 104 से 40 mmHg में आएगा। अब जब आता जाएगा कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर दाब बढ़ नहीं गया, कितना हो गया? 95 mmHg। डन। क्लियर कंसेप्ट, समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा ये वाली चीज। चलें आगे। आइए, अब हमने यहां पर बोला ऑक्सीकृत रक्त में कितना था? 95 mmHg है। क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गई है। अब ऑक्सीकृत रक्त से होते हुए कहां जाना था? सर ऊतक में जाना है। अब इधर देख, कहां से होते हुए? ये ऑक्सीकृत रक्त में कितना है? फुफ्फुसीय शिरा में कितना हो गया सर? यहाँ पर 95 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गई है। अब 95 यहाँ पर है, 95 यहाँ पर है, 95 यहाँ पर है, 95 यहाँ पर है। अब जरा दिमाग लगा, अब की बार जो केशिका में जो रक्त आया वो कौन सा? ऑक्सीकृत है क्या अनऑक्सीकृत है? अब की बार केशिका में, ये केशिका में जो रक्त आया है वो कौन सा है? ऑक्सीकृत है ना? तो यहां पर ऑक्सीजन का कितना है? 95 है। अब मुझे बताइए, इस ऑक्सीजन को मुझे यहां से ऊतकों के पास भेजना है, तो ऊतकों में ऑक्सीजन होगी ज्यादा कि कम होगी? मुझे इससे यहां भेजना है, तो ऊतकों में ऑक्सीजन ज्यादा होगी कि कम होगी? अरे बांगड़ू, अगर तुम यहां ज्यादा कर दोगे तो ये ऑक्सीजन इसके पास जाएगी क्या? नहीं ना। तो ऊतकों में ऑक्सीजन का दाब कम होएगा, और कितना होएगा? 40 mmHg। ठीक है, तो याद रखना ऊतकों में कितना होता है? 40 mmHg। डन। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं था? समझ गए हैं? सिंपल सा ये कंसेप्ट था। ये था ऑक्सीजन का परिवहन, और ये थे दाब किसके? ऑक्सीजन के आंशिक दाब किस किस तरीके से ऑक्सीजन गई है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड का हम पहले ऑक्सीजन का परिवहन देखा, अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताए कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंचानी है? आपको वायुमंडल में भेजनी। बनी कहां है? ऊतकों में नहीं बनी। श्वसन प्रक्रिया से ऊतक में बनी। हाँ सर, बनी ऊतक में। डन। इधर देख, पहले इस डायग्राम में देख, ऊतकों में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी। हाँ सर, बनी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में बनी है, ऊतकों से इधर जाएगी। अब ये कौन सा रक्त था? तो खुद सोच, ये कौन सा रक्त था जो ऊपर से आया? ऑक्सीकृत। तो ऑक्सीकृत रक्त में जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीकृत रक्त में जाएगी, फिर यहां से बढ़ती जाएगी, तो कौन सा रक्त बन गया? अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त। डन। फिर से देख, वापस से देख, ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। डन। ये ऊतकों में यहां क्या निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो रक्त आया था ये कौन सा था? ऑक्सीकृत। इस केशिका में कौन सा है? जैसे इस केशिका में हमने देखा था, इस केशिका में कौन सा आया था? अनऑक्सीकृत आया था ना। तो इस केशिका में कौन सा है? ऑक्सीकृत रहा है। तो ये कौन सा होएगा? इस केशिका को हम क्या बोलेंगे? कौन सा रक्त है इसके अंदर? ऑक्सीकृत रक्त है। ठीक है, अब इस ऑक्सीकृत रक्त के अंदर डालनी है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कहां ज्यादा होगा? ऊतक में कि ऑक्सीकृत रक्त में? सर ऊतक में ज्यादा होएगा, ऑक्सीकृत रक्त में कम हो जाएगा। यहां पर कितना होएगा? 40। यहां पर कितना है? 45। यहां पर कितना है? 40 ऊतक में, सॉरी ऊतक में कितना है? 45। ऑक्सीकृत रक्त में कितना है? 40। वापस से देख, ऊतकों में कितना है? 45 mmHg, और यहां पर कितना है? 40 mmHg। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कौन सा रक्त है? ऑक्सीकृत रक्त है। कौन सा रक्त? ऑक्सीकृत रक्त। डन। 45 यहां, 40 यहां, कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गई। अब बढ़ती जा रही है। कौन बढ़ती जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रक्त में
अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती जा रही है तो यहां पर दाब फिर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 45। कितना हो गया 45, 45, 45, 45, 45, करते करते 45। हाँ जी, अब ये कौन सा रक्त था, केशिका में अशुद्ध रक्त है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना है 45। तो अब आप मुझे बताएं कुपिका के अंदर भेजनी है, तो कुपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज्यादा होएगा कि कम होएगा, कम होएगा, कितना होएगा 40, 45 से 40। अब 40 यहां पर है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से बाहर वायुमंडल में भेजनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में और भी कम होएगा, कितना होता है 0.3। जी हाँ, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, मैं वही चीज यहां पर वापस से लिख देता हूं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से किस में जाएगी, ऑक्सीकृत रक्त में। ऑक्सीकृत रक्त, कौन सा ऑक्सीकृत रक्त था, वो केशिका थी, याद कर, कौन थी, केशिका थी। ऑक्सीकृत रक्त से अनऑक्सीकृत रक्त, महाशिराएं याद आ रही, अनऑक्सीकृत रक्त, कौन सा रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त, ठीक है, कौन, अनऑक्सीकृत रक्त जो था, जो वो महाशिरा थी ना, कौन, महाशिरा जो है अनऑक्सीकृत रक्त। अनऑक्सीकृत रक्त से होता हुआ किस, अनऑक्सीकृत रक्त से होता हुआ किसके पास गया बेटा जी, कुपिका, और कुपिका से होता हुआ किसके पास जाएगा, वायुमंडल में। ठीक है, अब मैंने बोला ऊतकों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसका आंशिक दाब कितना था बेटा, 45 था, 45 mmHg था। अब ऊतकों से एक्सचेंज होकर यहां पर आना था अनऑक्सीकृत, वो जो केशिका थी ना, ये वाली केशिका, ये वाली केशिका, ये वाली केशिका है। थोड़ा सा जूम करके फिर दिखाता हूं, देख वापस से देख, इधर देख, देख ये जो ऊतक जो है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये जो ऊतक है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है यहाँ पर, यानी उसका दाब यहाँ पर कितना होगा 45 mmHg। ये कौन थी, ये कौन है, केशिका। जो ऊपर से रक्त आ रहा है कौन सा आ रहा है, ऑक्सीकृत रक्त आ रहा है, यानी इस केशिका में कौन सा रक्त है, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीकृत रक्त है। अब तुमने इस ऑक्सीकृत रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अगर डालनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कम होगी, तो कितना दाब है कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm, तो 45 से 40। अब जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पर बढ़ती जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का दाब भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 से 45 हो गया, बढ़ गया। सेम टू सेम वही वाला कंसेप्ट है, यहाँ 104 था, यहाँ 40 था, 104 से 40 में आई, फिर आगे जाकर बढ़ गया। सेम टू सेम यही वाला कंसेप्ट है, यहाँ 45 है, 45 से 40 में आएगी, 40 के बाद वापस 45, यानी बढ़ रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा था, यहाँ पर कंपैरेटिव इतना ज्यादा नहीं बढ़ा कि 40 से सीधा 95 हो गया, यहाँ पर 40 से 45 हो गया। फिर ये 45 45 यहाँ तक पूरा 45 45 45 45 यहाँ पर, ठीक है। अब इस केशिका में कौन सा रक्त, ये केशिका के अंदर कौन सा रक्त है, अनऑक्सीकृत रक्त है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना है 45 है। तो कुपिका में कितना होएगा, जब यहां से यहां भेजनी है, गैस एक्सचेंज करनी है, यहां से यहां भेजनी है, तो यहां पर 40 हो गया, तो 45 से 40 में चली गई। अब कुपिका के अंदर अगर 40 है, कुपिका के अंदर 40 है, तो इस कुपिका से कहां भेजनी है सर, इस कुपिका से वायुमंडल में भेजनी है, इस कुपिका से वायुमंडल, तो वायुमंडल में बिल्कुल न्यूनतम है 0.3, खत्म। इतना सा कंसेप्ट था, लीजिए फटाफट खत्म करते हैं, लीजिए। तो ऑक्सीकृत रक्त में कितना है 45 से 40, तभी एक्सचेंज होएगा, तभी दिया जाएगा, ऊतक तभी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को केशिका में डाल देंगे, वो ऑक्सीकृत केशिका में, ऑक्सीकृत रक्त में डाल दिया। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है वापस से अनऑक्सीकृत रक्त, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, ऑक्सीकृत रक्त अनऑक्सीकृत रक्त, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीकृत में क्या अनऑक्सीकृत में होगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां ज्यादा होगी तो इसका दाब ज्यादा नहीं होगा 45 mmHg, ठीक है। अब अनऑक्सीकृत रक्त से किस में गई है भाई साहब, कुपिका में गई।
अब यहां से कुपिका में जाएगी, एक्सचेंज होएगा, दिया जाएगा, निकल कर डाली जाएगी कहीं और, तो यहां पर 40 mmHg। अब कुपिका से पूरा वायुमंडल में जाएगी तो वायुमंडल में सबसे कम कितना, 0.3 mmHg। 0.3 याद रखना, सबसे कम वायुमंडल में दाब है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, सबसे ज्यादा ऊतक में था 45 और अनऑक्सीकृत रक्त में 45। सिमिलरली ऑक्सीजन का देख, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा वायुमंडल में है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में और सबसे कम ऊतक में है, ये आपके अनऑक्सीकृत रक्त में। अब देख ऑब्वियसली बात है, अनऑक्सीकृत रक्त में सबसे कम होएगा, क्योंकि अनऑक्सीकृत का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। ऊतकों के पास सबसे कम है, क्यों, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम थी, है तभी तो यहां से यहां गया है। ये थी बेटा जी आपका क्या टॉपिक जो था, क्या, गैसों का विनिमय, एक्सचेंज। गैसों का क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। इस तरीके से गैसेस का क्या हुआ है बच्चे, एक्सचेंज हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, ये सब कुछ इस टॉपिक में यहां पर आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन वायुमंडल से कुपिका में, कुपिका से अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत से ऑक्सीकृत रक्त, फिर ऊतक, इस तरीके से, है ना। याद रखना, एरो याद रखना, ये इस तरीके से ऊतकों के पास क्या चली गई, ऑक्सीजन। श्वसन होएगा, क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां। बस ये वाला कंसेप्ट जो है कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि ठीक है सर सारी बातें समझ में आ गई, आप उच्च से निम्न की तरफ भेज रहे हो, ये उच्च है, ये निम्न है, ये उच्च है, ये निम्न है, ये उच्च है, ये निम्न है, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। लेकिन ये वाला जो बिंदु है ना, यहां से यहां वाला, यहां से यहां वाला, ये कतई कई बार समझ में नहीं आता है बच्चों को कि सर ये तो उच्च से निम्न नहीं है, ये तो निम्न से उच्च है, ये निम्न से उच्च है। ये वाला कंसेप्ट मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से बताने की कोशिश करी थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तभी ये यहाँ से यहाँ आएंगी, और जब यहाँ पर आती जाएंगी तो आगे एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई बीच में कोई ऐसा कोई दरार नहीं है कि यहां से यहां भेजनी है। यहां पर अगर आती जाएंगी तो यहां पर भाई, इसको एक सिंपल सी बात है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और इस घर के बाहर मान ले मधुमक्खी है। कौन है, मधुमक्खी है। अब मधुमक्खी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, अंदर है ही नहीं, तो आ सकती है, और गेट खुला पड़ा है, गेट खुल गया तो आ जाएंगी। हाँ सर, तो मधुमक्खी ज्यादा कहां, बाहर, कहां कम थी, अंदर, तभी तो आएंगी ना, तभी तो आएंगी। हाँ सर, अब जब ये अंदर आती जाएंगी तो आगे बढ़ नहीं जाएंगी, खत्म। तो कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा थी, यहाँ कम थी, तभी तो ऑक्सीजन आएगी, यानी ऑक्सीजन का एक्सचेंज तभी तो होएगा जब यहाँ पर इसका दाब ज्यादा होएगा, यहाँ कम होएगा, तभी तो ऑक्सीजन यहाँ आएगी। और जब आ जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो ऑक्सीजन बढ़ गई है तो दाब भी बढ़ जाएगा। ये था वो कंसेप्ट, समझ में आ गया। सो इस तरीके से बेटा ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, गैसों का विनिमय। अब अगला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। अब कौन सी गैस का परिवहन आप करना चाहते हैं, सर दो गैसेस का हम परिवहन करना चाहते हैं। मैंने कहा कौन सी, सर एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आता है। अब ये ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये हम बच्चों अभी ऑक्सीजन का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ लें, चलो पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन का पढ़ लेते हैं। मेरा गला खराब है लेकिन ठीक है, चलो चलेगा। देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन,
बहुत सिंपल शब्दों में है। ऑक्सीजन का परिवहन करना है सर, ये ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? मैंने कहा तू पीछे चल थोड़ा सा और सोच, कुपिका से ऑक्सीजन किसके अंदर आई है? रक्त में आई है। हाँ सर, रक्त में आ गई। अब रक्त के अंदर ऑक्सीजन आगे बहेगी, कौन लेकर जाएगा? ये कह रहा है बिंदु, ये जो बिंदु है वो कह रहा है कि भाई साहब तुमने एक्सचेंज तो कर दिया, ऑक्सीजन तो डाल दी, अभी ऑक्सीजन आगे जाएगा कौन? कौन लेकर जाएगा? तुम जानते हो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो कौन करेगा? ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कुपिका, ये रक्त नलिका है, मान लेते हैं, ठीक है। ओके, कौन आ गई बेटा? ऑक्सीजन आ गई है। अब ये ऑक्सीजन लेकर कौन जाने वाला है? मैंने कहा आओ ध्यान से सुनो। मैंने कहा इस रक्त में क्या क्या मिल रहा है? तुमने बोला सर इस रक्त में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है और एक तरल है जिसका नाम प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक तरल है और बाकी ये 3 कोशिकाएं हैं। डन। तो मैं यही तो दिखाऊंगा, इसी तरीके से तो दिखाऊंगा गुरु। यहां पर देख कि भैया ये एक तरल था, ये एक तरल है और ये तरल जो है इसका नाम क्या है? प्लाज्मा है। हाँ सर, और इस प्लाज्मा के अंदर कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं, सबसे ज्यादा आरबीसी होंगी। कौन होंगी सबसे ज्यादा? आरबीसी होगी, तभी तो ये लाल रंग की होंगी। ये आरबीसी हैं, ठीक है, और बाकी डब्ल्यूबीसी हैं। ये कौन है? हमारी डब्ल्यूबीसी है और ये हमारी मान लेते हैं पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। तो मान लो ये प्लेटलेट्स हैं, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की हमारी डब्ल्यूबीसी है और लाल रंग की हमारी, इस तरीके से ये हमारी आरबीसी है। डन। तो ये मैंने आरबीसी दिखा दी, डब्ल्यूबीसी दिखा दी और प्लेटलेट दिखा दी और जो तरल है वो बता दिया प्लाज्मा। अब बेटा ये ऑक्सीजन जो आई है ये कौन लेकर जाएगा? अब इधर ध्यान से सुनना, जस्ट इमेजिन, सुनो, 100 अणु है यहां पर, किसके? ऑक्सीजन क्या है? सुनना, ध्यान से सुनना। कितने अणु आए हैं? 100 अणु आए हैं ऑक्सीजन के। कितने? 100। अब इन 100 अणुओं में से 3 अणु तो यही प्लाज्मा से ही जाएंगे। क्या सर? क्या सर? मैंने कहा देख मेरे भाई, 100 अणु आए हैं यहां पर। कितने अणु आए हैं? 100 आए हैं। 100 ऑक्सीजन के अणु अगर यहां पर आ गए हैं तो इन 100 में से 3 जो हैं इसी प्लाज्मा से ही जा रहे हैं। 100 में से 3 जो है इसी प्लाज्मा से ही होते हुए जा रहे हैं। बाकी 97 जो हैं वो आरबीसी में घुस जाएंगे। 97 जो हैं वो आपके आरबीसी के द्वारा जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 100% ऑक्सीजन में से 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर जा रही है? क्या बोला हमने? 3% ऑक्सीजन जो है वो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर जा रही है। हाँ सर, और बाकी 97% जो है 97% ऑक्सीजन जो है 97% ऑक्सीजन जो है वो कैसे जा रही है? 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा ले जाई जा रही है। क्या इतना सा कंसेप्ट समझ में आया?
जितनी भी ऑक्सीजन आई है, मान लो 100 अणु आए हैं, मतलब 100 तो जस्ट एक, मान लो 100 अणु आए हैं, मतलब 100 तो जस्ट एक समझाने के लिए था कि भाई 100 आए हैं, जिसमें से 3 तो ऐसे घुल कर जा रहे हैं, प्लाज्मा एक तरल है, इसी के अंदर घुल कर चले गए, बाकी 97 इसके अंदर घुसेंगे, किसमें, आरबीसी में घुसेंगे। यानी अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 100%, चाहे वो 5 अणु आए, चाहे 5000 आए, चाहे 5 करोड़ आए, जितने भी आए, उनमें से 3% जो है, 3% जो है वो तो प्लाज्मा में घुलकर चले जाएंगे। 97% ऑक्सीजन जो है, 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के द्वारा ले जाएगी। अब ये तो 3% तो प्लाज्मा में घुलकर चले गए। अब ये जो 97% आरबीसी के द्वारा ले जाए जा रहे हैं, आरबीसी के अंदर कौन लेकर जा रहा है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, आरबीसी में एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है, हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में बोलते हैं HB। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन के अणु से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का संवहन करता है। क्या, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है गुरु, संवहन करता है। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, नाउ दिस संरचना इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझ में आ गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक ऐसी संरचना जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात करेंगे, अभी ऑक्सीजन का परिवहन अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें अभी इसमें। एक वक्र देखेंगे, कौन सा, ये वियोजन वक्र देखेंगे। कौन सा, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र, ये वाला, इस तरीके से, ये वाला जो समझ में नहीं आता है, टेंशन मत लेना, सब बताऊंगा। समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है। कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है, 1004 mmHg, 104 mmHg, 40 mmHg, 90 mmHg। हाँ जी, कुपिका में पूछा है, कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड, कुपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, कितना है। दूसरा प्रश्न बेटा, वातावरणीय वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना था। वातावरणीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वातावरणीय ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते बेटा, पहला प्रश्न था कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है। देखिए यहां पर दोनों प्रश्न ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये कुपिका है, अब इस कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना था, और अगले प्रश्न में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना है। तो बेटा वायुमंडल में और कुपिका में, अगर ध्यान से सुना होगा, पकड़ लिया होगा, याद होगा तो कर लेंगे। कुपिका में कितना था, 40 था, क्योंकि
अशुद्ध रक्त में 45 था। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। और वायुमंडल में कितना था? 0.3 था कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 45 से 40, 40 से 0.3। अब देख ले इसमें कुपिका में कितना आएगा? कुपिका में कितना आएगा? 40 mmHg। करेक्ट आंसर इज थर्ड। डन। तो कुपिका में कितना? 40 mmHg है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कितना था? वातावरणीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बेटा? वातावरणीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.3 mmHg है ना। यही दिखा है वायुमंडल में कितना है? 0.3 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है यहाँ पर। डन। गैसों का परिवहन, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी, दोनों प्रकार की गैसों का हम परिवहन करने वाले हैं, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। पहले हमने स्टार्ट किया था क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? ऑक्सीजन के परिवहन की बात करी थी। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑक्सीजन का परिवहन जो था, इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बता